बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम आपके यहां हो रहा हो। आज मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं। द चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड। बच्चों, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपिटेटिव एग्जाम जस्ट लाइक IIT, JEE एंड नीट, बट बोर्ड के व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये NCERT का फर्स्ट चैप्टर है, तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। IIT में और नीट में अभी तक इससे क्वेश्चंस आए नहीं है। सो एंड दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में मैं ओवरऑल सारी चीजें बताऊंगा कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। जैसे फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स के ओरिजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के ओरिजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उस वर्ड के ओरिजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल इसके क्या है, सोसाइटी पे इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है, टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट, फिजिक्स का इंपैक्ट एंड फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेटेओस चैनल। सो ऑलरेडी मैंने हेडिंग लगा दिया है फिजिकल वर्ल्ड। सो डेफिनेशन ऑफ साइंस, ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये NCERT का डेफिनेशन है। सो इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट पे ध्यान देना। साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट होती है, एक कोशिश की जाती है टू अंडरस्टैंड समझने को, किसको? नेचुरल फिनोमिना को। साइंस एक सिस्टमैटिक कोशिश है, अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक कोशिश की जाती है इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ, जितना हम डिटेल और डेप्थ में समझ सकें। जैसे हमारे चारों तरफ नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, दिन का होना, रात का होना, हवा का बहना, नदी का बहना, ये सारे नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट हम लेते हैं टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ, डिटेल में और डेप्थ में एज पॉसिबल, जितना हम डिटेल में उसको समझ सकें। एंड यूज द नॉलेज, फिर उसको डिटेल में स्टडी करने के बाद जो उससे नॉलेज हमें गेन होगा, सो गेन टू प्रिडिक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए उस फिनोमिना को। फिर जो नॉलेज उससे हमें गेन होगा, उससे हम उस फिनोमिना को कंट्रोल करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए, जितने डिटेल एंड डेप्थ में हम उसको समझ सकें। एंड यूज द नॉलेज, जो नॉलेज हमें मिला, उसको सिस्टमैटिक अटेम्प्ट के थ्रू जो हमें नॉलेज मिला, उस नॉलेज को यूज करके हम प्रिडिक्ट करेंगे कि वो फिनोमिना के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे एंड मॉडिफाई करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे उस फिनोमिना को। दैट इज कॉल्ड साइंस। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं बच्चों। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? ये कोई स्टोन हमने फेंका किसी फील्ड में, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहां पे पहुंचा। दिस डिस्टेंस इज r, थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से फेंका। अब इसका हम सारा डिटेल में इसका एक अटेम्प्ट लेंगे इसको अंडरस्टैंड करने का कि क्या हो रहा था। यहां पे v वेलोसिटी से फेंका, v का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। फिर इसने r डिस्टेंस कवर किया, फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड किया, इस पूरे अकरेंस को हमने अंडरस्टैंड किया कि यहां पे वेलोसिटी क्या थी, 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 पूरे हमने इसको समझ लिया। तो ये हुआ कि इस फिनोमिना को पूरा समझना, अंडरस्टैंड करना इन डेप्थ में जाके कि सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या थी, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट क्या थे, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या थे, जी जो वर्टिकल कंपोनेंट पे लग रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जी नहीं लग रहा था। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड नाउ। अब हम क्या करेंगे, इस नॉलेज को, इस फिनोमिना को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस स्टोन को यहां पहुंचाना है तो क्या वेलोसिटी लेना पड़ेगा। सपोज ये डिस्टेंस जो है r प्लस 10 मीटर है, r प्लस 10 मीटर। तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद पता चला हमें कि यहां पे v1 वेलोसिटी लेंगे तो यहां पे पहुंच जाएगा वो। तो हमने क्या किया, पहले इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके ये पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, ये पूरा जो फिनोमिना है इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमें जहां पहुंचाना है, जितना वेलोसिटी चाहिए, जितना थीटा चाहिए, जितना एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल से चाहिए, वो सब हमने डिटरमाइन करके और उसको वहां पे पहुंचा दिया। तो दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। हमने मॉडिफिकेशन क्यों किया? क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये पूरा फिनोमिना जो है हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड साइंस। साइंस जो वर्ड है बच्चों, वो साइंसिया एक
लैटिन वर्ड है, दिस इज द लैटिन वर्ड साइंस। साइंसिया एक लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज को जानना, टू नो, अंडरस्टैंड करना, दैट इज साइंस। साइंस क्या है? टू नो, किसी चीज को जानना, दैट इज। सो साइंसिया हैज कम फ्रॉम द ओरिजिनेशन ऑफ द वर्ड साइंस इज फ्रॉम साइंसिया एंड दिस इज लैटिन वर्ड। द मीनिंग ऑफ साइंसिया इज टू नो, जानना। सेम मीनिंग का संस्कृत में और अरेबिक में भी वर्ड है। अरेबिक में इल्म बोला जाता है, संस्कृत में विजनन बोला जाता है। अरेबिक में इल्म, ये अरेबिक वर्ड है, इसका भी मतलब टू नो होता है। एंड संस्कृत में विजनन, इसका ही मतलब टू नो होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये डिफाइन किया हुआ है, ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है कि साइंसिया जो वर्ड है उसी से साइंस आया हुआ है, ये ऑलरेडी उसमें मेंशन किया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो व्हाट इज फिजिक्स? सो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में एक वर्ड है फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड है क्या? पहले ये समझते हैं। हमारे आसपास जितनी सारी चीजें हैं, जो भी सारी चीजें हो रही है, सब ये फिजिकल वर्ल्ड है। मैं, आप, ये यूनिवर्स, अर्थ, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ, स्टोन्स, फिजिकल वर्ल्ड है, सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड है। सो फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं हम लोग फिजिक्स के थ्रू। फिजिकल में फिजिक्स है ऑलरेडी। सो फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस। सो फिजिक्स कहां से आया? सो फिजिक्स हैज कम फ्रॉम द एंशिएंट वर्ड, एंशिएंट ग्रीक वर्ड, and that Greek word, the meaning of that Greek word is nature. So nature की स्टडी ही फिजिक्स है, नेचर ही फिजिक्स है। नेचर को स्टडी जो हम लोग करते हैं उसी को फिजिक्स कहते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना को समझना और नेचर के लॉ को स्टडी करना, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है ऐसे पूछोगे मेरे से बच्चों, तो फिजिक्स, सब कुछ फिजिक्स है। आप मेरे को देख पा रहे हो, ये फिजिक्स है। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, दैट इज फिजिक्स। आप बोर्ड को देख पा रहे हो, दैट इज फिजिक्स। कमरे में लाइट है, दैट इज फिजिक्स। हवा का बहना फिजिक्स, पानी का बहना फिजिक्स, ओशियंस में जो टाइड आते हैं दैट इज फिजिक्स, ओशियन में जो करंट होते हैं, स्टॉर्म आते हैं, दैट इज फिजिक्स। सो एवरीथिंग इज फिजिक्स। रेन का होना, डे का होना, नाइट का होना, मून का रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड अर्थ का रिवॉल्यूशन, एवरीथिंग इज फिजिक्स। सो सब कुछ फिजिक्स है। सो द फिजिक्स वर्ड is originated from the Greek ancient word। 15th century का वो वर्ड है, that word is ये मुझे इसलिए याद है बच्चों बिकॉज मैंने बहुत बार इसको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे ये याद है। ये ग्रीक एंशिएंट वर्ड है, ग्रीक एंशिएंट वर्ड 15th सेंचुरी का है। इसका मतलब होता है बच्चों नेचर। और फिजिक्स इसी से डराइव हुआ है। इसका मतलब नेचर की स्टडी जो है वही फिजिक्स है। सिंपल लैंग्वेज में नेचर की स्टडी फिजिक्स है। फिजिक्स के बारे में दो कोट बहुत फेमस है। फिजिक्स इज किंग, मैथ्स इज क्वीन, एंड केमिस्ट्री वाले निराश नहीं हो, दैट इज स्टैम्प कलेक्टिंग।
मतलब फिजिक्स के बारे में। और सेकंड कोट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज ईदर स्टैम्प कलेक्टिंग और फिजिक्स। कुछ भी हो रहा है दुनिया में, या तो वो स्टैम्प कलेक्टिंग है या फिर वो फिजिक्स है। तो इस कोट को लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि फिजिक्स क्या है। एवरीथिंग in this universe is stamp collecting और physics। इस यूनिवर्स में स्टैम्प कलेक्टिंग का मतलब क्या है? पोस्ट जो होता है, पोस्ट कार्ड, उस पर स्टैम्प होता है। स्टैम्प कार्ड देखा होगा आपने, छोटा सा स्टैम्प पोस्ट। सो स्टैम्प का कलेक्शन करना मीन्स डेटा का कलेक्शन करना। दुनिया में, यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है दैट इज डेटा का कलेक्शन है, या फिर वो फिजिक्स है। फिजिक्स इज किंग, फिजिक्स इज किंग। मैथ्स इज क्वीन। एंड केमिस्ट्री वाले जिनकी फेवरेट केमिस्ट्री है, बच्चों निराश नहीं होना, दैट इज स्टैम्प कलेक्टिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बच्चों कि फिजिक्स क्या है। अब फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, उससे पहले बताना चाहता हूं फिजिक्स के कोई भी लॉ डेवलप कैसे होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है किसी भी फिनोमिनन का। जैसे कोई भी हमारे आसपास फिनोमिना हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उससे कंक्लूजन निकाला गया। फिर उस कंक्लूजन पे एक लॉ डिसाइड होती है। जैसे किसी फिजिसिस्ट ने या साइंटिस्ट ने एक लॉ डिसाइड किया, फिर वो जो लॉ है उसको दूसरे फिजिसिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं उस लॉ पे, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, फिर अल्टीमेटली फिर वो एक लॉ बनाकर सामने लाते हैं। फिर अगेन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, ये कंटिन्यू चलता है ओवर द पीरियड। और फिर लास्ट में एक फाइनल लॉ आता है जिसपे सब कोई एग्री कर जाते हैं। हर कोई इस पे एक्सपेरिमेंट करता है और वो हर एक्सपेरिमेंट पे खरा उतरता है, हर एक्सपेरिमेंट पे वो विन करता है। सो बच्चों, इस तरह से लॉ डेवलप होता है। लॉ एक दिन में नहीं आता, ओवर द पीरियड्स आता है। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था एटम का प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उस एटम के प्लम पुडिंग मॉडल को रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके उसके फ्लॉ को बताया, और फिर उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। फिर उसके बाद नील बोर आए। नील बोर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको भी डिस्कार्ड किया, और उन्होंने अपना मॉडल दिया। अल्टीमेटली श्रोडिंगर साहब आए, उन्होंने वेव मैकेनिक्स ऑफ एटॉमिक मॉडल दिया, जो अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस में आया। सो इस तरह से ये कहानी जे थॉमसन से श्रोडिंगर साहब तक पहुंची। धीरे 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 ये ओवर द पीरियड डेवलप की लॉ। सो इस तरह से लॉ डेवलप करता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, निकोलस कॉपरनिकस। He was great scientist, great mathematician and great astronomer. इन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। कॉपरनिकस जो थे ये 1540 के टाइम में थे।
इनको फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। उसमें इन्होंने बताया कि अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है सन के। फिर इनके कंसेप्ट को टिको ब्राहे साहब ने उस पर ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको मॉडिफाई किया। टिको ब्राहे साहब, ही वॉज फ्रॉम पोलैंड, ये पोलिश थे। फिर टिको ब्राहे साहब आए, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। दिस वाज अराउंड 1572। फिर इसके बाद जोहान्स केपलर, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं केपलर्स लॉ, उन्होंने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशंस के। सो जोहान्स केपलर आए, उन्होंने 1600 के आसपास 3 लॉज दिया, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। सो वो लॉ जो है एक्सेप्टेंस में आया। सो इस तरह से 1540 से शुरू हुआ एंड 1600 के आसपास आकर केपलर्स लॉ आए। सो इस तरह से लॉ डेवलप होता है। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने मॉडिफाई किया, इन्होंने इन दोनों का ऑब्जर्वेशन करके और फिर खुद का एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करके 3 लॉज दिए। सो इस तरह से लॉ डेवलप होते हैं फिजिक्स में। समझ में आ गई बात? अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। समझाता हूं कैसे होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? यूनिफिकेशन होता है यूनिफाई करना। हमारे आसपास बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं, दिन का होना, रात का होना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पहले, बहुत सारे अक्रेंस हो रहे हैं। इन सब को एक लॉ से एक्सप्लेन करना, दैट इज यूनिफिकेशन। इसका मतलब है बच्चों कि बहुत सारे लॉ हैं, बट हर लॉ एक ग्रुप ऑफ फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। इसको कहते हैं यूनिफिकेशन। फिर से समझाता हूं। बहुत सारे डिफरेंट फिनोमेना हो रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट फिनोमेना हो रहे हैं। इसमें से सारे फिनोमेना को या फिर मैक्सिमम फिनोमेना को अगर एक लॉ उसको एक्सप्लेन करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन है बहुत सारे लॉ को, बहुत सारे फिनोमेना को अगर एक लॉ से डिफाइन कर दें, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। फॉलिंग ऑफ एप्पल, revolution of moon around earth, revolution of earth around सन, ओशियन टाइड। बच्चों, फॉलिंग ऑफ एप्पल, एप्पल का गिरना, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मून का अर्थ के अराउंड घूमना, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, ओशियन टाइड, ओशियन में टाइड आना। ये सारे बहुत सारे फिनोमेना डिफरेंट हो रहे हैं।
एप्पल का गिरना, रिवॉल्यूशन हो रहा है मून का, रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का, ओशियन में टाइड आ रहे हैं, ये सब को एक्सप्लेन किया जा सकता है एक लॉ से, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों बहुत सारे फिनोमिना को अगर एक लॉ से डिफाइन करते हैं, एक लॉ से उसको समझाते हैं, एक लॉ से अगर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे यूनिफिकेशन। बहुत सारे फिनोमिना को एक लॉ से एक्सप्लेन करना, दैट इज यूनिफिकेशन। और भी एग्जांपल लेते हैं इसमें। हीट ट्रांसफर, किरचॉफ सेकेंड लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, लेंज लॉ, सो बच्चों बहुत सारे लॉ हैं। हीट ट्रांसफर, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। बर्नौलीज थ्योरम, इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। लेंज लॉ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ये सारे लॉ को डिफाइन किया जा सकता है एक लॉ से। ये लॉ सारे बने हैं, फिनोमिना को या लॉ को डिफाइन कर सकते हैं एक लॉ से। दैट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये सारे लॉ या फिनोमिना को डिफाइन कर सकते हैं एक लॉ से, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। समझ में आ रही है बात? अब इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैक्सवेल हैज गिवन 4 इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया। सो मैक्सवेल हैज गिवन 4 इक्वेशन, और मैक्सवेल जो थे उन्होंने 4 इक्वेशन दिया, और वो पूरा का पूरा एक ब्रांच एक इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकता था। समझते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने 4 इक्वेशन दिया, और चारों से एक इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन कर दिया, एक इक्वेशन से इलेक्ट्रोडायनेमिक को पूरा डिफाइन कर दिया, एक से मैग्नेटिज्म को पूरा डिफाइन कर दिया, एक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन कर दिया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन। एक इक्वेशन, पूरा ब्रांच। सो मैक्सवेल हैज एक्सप्लेन्ड विथ हिज 4 इक्वेशन द होल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिनोमिना। सो दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में एक बहुत ही मजेदार बात बताने वाला हूं। लेट बट ग्रेट स्टीफन हॉकिंग सर, उन्होंने एक बुक लिखी है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में उन्होंने बताना चाहा कि दुनिया में जितनी भी फिनोमिना हो रही है, जितने भी अक्रेंस हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, सबको एक्सप्लेन किया जा सकता था एक लॉ से। उन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उस बुक में उन्होंने, ही वॉज वेरी क्लोज टू एक्सप्लेन दैट लॉ, बट उस बुक में उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है दैट लॉ इज समवेयर थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। सो बच्चों, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफिकेशन। वो भी यूनिफिकेशन की बात करते हैं, सारे फिनोमिना को, सारे लॉ को बस एक लॉ से डिफाइन करना चाहते थे।
थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, जिसकी चेंज ऑफ एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। बट ये दिस इज नॉट 100% ट्रू। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये गलत है, समवेयर इट इज रॉन्ग। जो रियल कंसेप्ट है वो है गिव्स फ्री एनर्जी की, जिससे स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस है कि नहीं है ये पता चलता है। सो अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, अदरवाइज एक लेंदी हो जाएगा। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स में यूनिफिकेशन यू हैव अंडरस्टूड नाउ। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बच्चों? रिड्यूस करना। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको समझना है तो हम क्या करते हैं, उसके सब्स्टिट्यूएंट को, स्मॉलर सिंपलर सब्स्टिट्यूएंट को समझना शुरू करते हैं। तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे 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 पार्ट में तोड़ दो सिंपलेस्ट फॉर्म में, और समझना शुरू करो एक एक पार्ट को, पूरा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। दैट इज रिडक्शनिज्म। उस वे को रिडक्शनिज्म बोलते हैं। दैट अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल ओशियन में शिप चल रही है, ओशियन में शिप चल रही है, यहां पे प्रोपेलर लगा हुआ है, यहां पे रडर शाफ्ट लगा हुआ है, ये ओशियन है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको हम समझे कैसे? तो सबसे पहले हम समझना शुरू करेंगे कि ये प्रोपेलर काम क्या करता है। प्रोपेलर थ्रस्ट देता है जिसके चलते वो आगे की तरफ मूव करता है। अब आगे की तरफ मूव तो कर रहा है, डायरेक्शन कैसे चेंज करता है? उसके लिए रडर दिया हुआ है, रडर से वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो हम सबसे पहले इसको, इसके सब्स्टिट्यूएंट को समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके प्रोपेलर को समझे, सपोज रडर को समझना शुरू किए, फिर इसके अंदर जनरेटर है, जो जनरेटर इसके प्रोपेलर को घुमा रहा है, सो उस जनरेटर के कंस्टिट्यूएंट को समझना शुरू किए। फिर ये शिप जो है ये बॉयंसी फोर्स लग रहा है जिससे ये फ्लोट कर रहा है, तो इसके फ्लोटेशन को समझना शुरू किए कि ये फ्लोट कैसे कर रहा है। फिर इसमें लगने वाले स्ट्रेसेस को समझना शुरू किए। सो इस तरह करके सारे पार्ट्स को एक एक डिवाइड करके समझना शुरू किए। जब हम सारे पार्ट्स को समझ जाएंगे तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स शिप का चलना ओशियन में हमें समझ में आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। अब इसके एक फायदे भी हैं, ध्यान से सुना, इसके एक फायदे भी हैं। जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को समझ लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अच्छा ये पार्ट समझ लिया, ये पार्ट समझ लिया, हो सकता है इस पार्ट को हम जोड़ दें, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लें, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट बना दें। सो रिडक्शनिज्म कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है एक न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट होने में। इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं बच्चों, दूसरे रूप में भी समझना शुरू करो इसको, एक अदर वे में समझा रहा हूं। कोई एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता कैसे है? छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट से मिलाकर एक पूरा सिस्टम बनता है। किसी सिस्टम को समझने के लिए छोटे छोटे स्मॉलर सिंपलर कंस्टिट्यूएंट में तोड़ दो, या फिर छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दो। सो उसी का ये रिवर्स है रिडक्शनिज्म। तो इस तरह से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है रिडक्शनिज्म यहां पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट
ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है फिजिक्स का? फिजिक्स का स्कोप जो है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन से लेकर यूनिवर्स तक है। एक इलेक्ट्रॉन से लेके यूनिवर्स तक है स्कोप। स्कोप मींस रेंज। उसका रेंज क्या है? हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, एटम के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है, प्लैनेट के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, सब कुछ हमें पढ़ना है। इसका स्कोप बहुत वास्ट है। सो इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। इसका स्कोप को दो पार्ट्स में देखा गया, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बच्चों मैक्रो चीजों में, बड़े चीजों में। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। सो मैक्रोस्कोपिक पुराना होगा कि माइक्रोस्कोपिक पुराना होगा? जो बड़ी चीज है जैसे प्लैनेट, अर्थ, इसमें से पुरानी कौन सी? इन चीजों का स्टडी बहुत पहले से हो रहा है, एंशिएंट टाइम से लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। सो बड़ी चीजों का स्टडी जो है बहुत पहले से लोग कर रहे हैं। सो दिस इज ओल्ड फिजिक्स। सो इसको बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स। जैसे गाने में होता है, जो ओल्ड गाने होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक। सो उसी तरह इसको हम बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। और जो माइक्रोस्कोपिक है मीन्स छोटे छोटे चीजों का, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, एटम हुआ, इसके बारे में ये जो हमने स्टडी शुरू की है, ये ज्यादा नहीं, 400 to 500 ईयर्स बिफोर ही शुरू हुआ है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स है। सो इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी है। क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्यों बच्चों? ये छोटी छोटी चीजों का, माइक्रो चीजों का हम इसमें स्टडी करते हैं। सो मैक्रो चीजों, इसमें क्या स्टडी हमें करना है? इसमें हमें स्टडी करना है बच्चों मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और फिर ऑप्टिक्स। सो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। बच्चों हमारी जो इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्री का जो सिलेबस है, हमारी सिलेबस में ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। ऊपर ऊपर सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, सारे जितने भी स्कोप हैं सबको कवर कर दिया जाता है। इन डेप्थ में नहीं होता है। इन डेप्थ में कब होता है? जब हम बीटेक करने जाते हैं, एमटेक करने जाते हैं, पीएचडी करने जाते हैं, तो फिर इन डेप्थ में नॉलेज हमें गेन होता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का। तो वैसे ही मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये 11th का सिलेबस है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, बिकॉज हमें पढ़ना क्या है इसका ओवरव्यू यहां पे मिल जाएगा। ये 11th का चैप्टर है। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स इज फ्रॉम 12th। मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? रेस्ट एंड मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन भी इसमें पढ़ेंगे,
SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतनी सारी चीज इसमें पढ़ेंगे, और भी है। ये ओवरव्यू है। मैकेनिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हीट, टेम्परेचर, सिस्टम एंड सराउंडिंग, फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेस। इसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, दिखाई दे रहा है, होप दिखाई दे रहा हो। सो जब हम लोग एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, उस समय हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे। ये हुई थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें पढ़ेंगे चार्ज, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पढ़ेंगे करंट, उसमें इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे कुछ। फिर पढ़ेंगे एसी करंट, डीसी करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ लॉज पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इतनी सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पहले 11th में था बट अब 12th में आ गया है। ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे हम लोग रेज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, रेनबो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। अगर बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा छोटा छोटा के चलते, तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं तो आप समझ जाओगे। सो ये सिलेबस हुआ मैक्रोस्कोपिक का। अब इसका रेंज देखो, मैक्रोस्कोपिक में ही इसका रेंज, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, कितना रेंज है। सो दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अभी माइक्रोस्कोपिक में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स, एटम, न्यूक्लियस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर फिजिक्स। सो ये सब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक में। अब अगर हमसे पूछा जाए कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का रेंज क्या है, तो इसका रेंज बच्चों पार्टिकल, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन से लेकर यूनिवर्स तक, जिसमें हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इतने दूर तक इसका, इतना वाइड, इतना वास्ट इसका स्कोप है, इसका रेंज है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, तो इस पर डिस्कस करते हैं। बच्चों इसमें से कुछ आने वाला है नहीं कंपटीशन में, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि आपको पता रहे कि क्या क्या पढ़ना है और फिजिक्स ने कैसे कैसे अपने सेक्शंस को डिवाइड किया है, ताकि आपको समझ में आए कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
सो बच्चों एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सो बच्चों एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। डे टू डे डेली लाइफ में जो हमारी चीजें हो रही हैं, फिजिक्स का चैप्टर्स पढ़ने के बाद, फिजिक्स के किसी स्ट्रीम को पढ़ने के बाद, और जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, फिजिक्स को पढ़ने के बाद हम उसको समझना शुरू कर देते हैं। सो डे टू डे डेली लाइफ में हम सरप्राइज नहीं होते हैं। चीजें जो हमारे आसपास हो रही है उसको समझना हमने शुरू कर दिया। जैसे ये दिन हो रहा है, रात हो रहा है, हम सरप्राइज नहीं हो रहे हैं कि आखिर भाई ये दिन क्यों हो गया। नहीं, वी आर नॉट सरप्राइज बिकॉज वी नो व्हाई इट इज हैपनिंग। सेकेंड थिंग, जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अप्लाई करके हम क्या करते हैं, हम बनाना शुरू कर देते हैं टेक्नोलॉजी। फिर थर्ड पार्ट कि जब हम फिजिक्स को जान जाते हैं तो जैसे हमारे पास पहले बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, आजकल देखो लैपटॉप हो गया, तो वो एप्लीकेशन है, फिजिक्स का एप्लीकेशन करते 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 हम यहां पे एडवांस होते जा रहे हैं। पहले हमारे पास साइकिल हुआ करता था, साइकिल से आज हमारे पास मोटरसाइकिल तक है। तो बच्चों ये इन्हांसमेंट हो रहा है, तो फिजिक्स का ये एक्साइटमेंट है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट में हमें 5 दिन आगे का जो वेदर है वो खुद पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अपने इंस्ट्रूमेंट से सारा सब कुछ डेटा को कलेक्ट करता है एंड देन वो प्रिडिक्ट करता है कि कल का दिन कैसा होगा, कल का डेट सनी होगा और रेनी होगा, क्लाउडी होगा नहीं क्लाउडी होगा, यूवी रेस के परसेंटेज कितने होंगे, तो सब कुछ प्रिडिक्ट करते हैं। सो वी आर गेटिंग प्री इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, सो वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। सो these are the excitement of physics. So इसको नोट करते हैं। डे टू डे डेली लाइफ occurrence अंडरस्टैंडिंग। डे टू डे डेली लाइफ में जो हमारे अक्रेंस हो रहे हैं उसको हम समझना शुरू कर देते हैं। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगता है जब हम फिजिक्स को पढ़ लेते हैं। तो थर्ड, controlling any system। कंट्रोलिंग एनी सिस्टम, इसका क्या मतलब बच्चों? कोई सिस्टम है, उससे मुझे, जैसे मैंने एक बॉल थ्रो किया, अब मुझे डिजायर्ड डिस्टेंस पे वो चाहिए, तो उसका कैलकुलेशन किया, उस स्पीड से मैंने उसको फेंका, फिर वो वहां पे पहुंच गया। समझ में आया? किसी बॉल को मैंने फेंका, जो डिस्टेंस उसने कवर्ड किया उससे 10 मीटर ज्यादा डिस्टेंस मुझे चाहिए, मैंने कैलकुलेट किया, फिर उस वेलोसिटी से मैंने फेंका और फिर वो वहां पे पहुंच गया। दैट इज द कंट्रोलिंग ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम को हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं जब हम फिजिक्स को जान जाते हैं। एंड द लास्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल था वेदर फोरकास्ट। हमें 5 दिन बाद का पता चल जाता है कि वेदर क्या होने वाला है, सो हम प्रेडिक्शन करने लगते हैं फ्यूचर का जब हमें फिजिक्स पता चल जाता है। सो दीज आर द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटमेंट होते हैं। किसी को इसमें एक्साइटमेंट है, किसी को इसमें एक्साइटमेंट है, किसी को कंट्रोलिंग ऑफ एनी सिस्टम, कोई कंट्रोल कर रहा है एनी सिस्टम को, उसमें एक्साइटमेंट है, किसी को प्रिडिक्शन करने में एक्साइटमेंट है। सो दीज आर द एक्साइटमेंट फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। पहले टॉपिक का हेडिंग लगाते हैं।
एंड सोसाइटी। बच्चों, फिजिक्स को पढ़ने से टेक्नोलॉजी डेवलप होता है। टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद उसमें अगर इन्हांसमेंट की जरूरत होती है तो फिजिक्स डेवलप होता है, और फिर इन दोनों का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सोसाइटी पे। फिजिक्स का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सोसाइटी पे, टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सोसाइटी पे। अब हम ये बात बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द फादर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द फादर ऑफ फिजिक्स। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने पढ़ा। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हमने पढ़ा, इसका फुल नॉलेज लिया। नॉलेज लेने के बाद हमने डेवलप किया टेक्नोलॉजी। फिजिक्स को पढ़ा, फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। क्या डेवलप किया? वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन हमने डेवलप किया। वायरलेस कम्युनिकेशन डेवलप किया टेक्नोलॉजी। इससे क्या हुआ? हमारी सोसाइटी को बेनिफिट मिला। आज जो भी हम फोन करते हैं, जो भी आप इंटरनेट चला रहे हो, सो ये फोन विदाउट, हम किसी आदमी को देख नहीं रहे हैं बट हम उससे बातें कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये सब यहां से उठकर यहां पे आया। सो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई? फिजिक्स को पढ़ने से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है सोसाइटी पे। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप के बारे में स्टडी किया, फिजिक्स को स्टडी किया, सेमीकंडक्टर को स्टडी किया, और फिर यहां से हमने बनाया एलईडी। एलईडी में क्या क्या होते हैं? टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट, सो ये सब, मोबाइल। अब बच्चों, ये वायरलेस कम्युनिकेशन और ये टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी, ये दोनों का भी डायरेक्ट मिलाकर आज आप यूट्यूब पे देख रहे हो। इंटरनेट यहां से आया और यहां से टीवी आ गया, यहां से टैबलेट आ गया, यहां से मोबाइल आ गया, यहां से कंप्यूटर आ गया, और आप सारी चीजों को देख रहे हो। ये दोनों टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे इंपैक्ट है। इस तरह से हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, उस फिजिक्स से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और वो सोसाइटी को इंपैक्ट देती है। अब वाइस वर्सा होता है क्या? टेक्नोलॉजी से फिजिक्स? यस, होता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के फादर हैं। फिजिक्स इज द फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो फादर ऑफ फिजिक्स। जैसे हमारे पास स्टीम इंजन थे, स्टीम इंजन जो होते हैं बच्चों, उसमें बहुत सारे फ्लॉस थे, उसकी इफिशिएंसी बहुत ही कम थी। उसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, फिर से सुनो, उसमें बहुत सारे फ्लॉस थे, उसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, फ्लॉप था, इसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने स्टडी करना शुरू किया। स्टडी करने के बाद हमने पूरा एक ब्रांच ही बना डाला, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, पूरा समझा। समझने के बाद हमने हीट इंजन बनाया, और फिर हमने उससे डीजल इंजन बनाया। जो डीजल इंजन आप लोग देखते हो, हम लोग जो कार में चलते हैं, बस में चलते हैं, दैट इज डीजल इंजन। स्टीम इंजन से थर्मोडायनेमिक्स, एक पूरा फिजिक्स का एक चैप्टर का इन्वेंशन हो गया। यहां पे ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स कहां से आया? फिजिक्स कहां से आया? टेक्नोलॉजी से आया। ये टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी का हमें इनहांसमेंट करना था, उसके लिए पूरा फिजिक्स का एक चैप्टर ही निकल के आ गया बाहर, पूरा एक स्ट्रीम बाहर निकल कर आ गया। फिर उस फिजिक्स से फिर हमने टेक्नोलॉजी बनाई। टेक्नोलॉजी से फिजिक्स, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी। ये एग्जांपल में आप दोनों चीज देख सकते हो कि फिजिक्स इज द फादर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज द फादर ऑफ फिजिक्स। एक और एग्जांपल बताता हूं, जो अभी करंट चल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल होते हैं जो डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं जो बहुत साल पहले डेड हो चुके हैं, उससे ये फ्यूल बनता है। दैट फ्यूल इज कोल, ऑयल,
नेचुरल गैसेस। सो इस फ्यूल को हम यूज करके, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, इस फ्यूल को यूज करके हम लोग एनर्जी को यूज कर रहे थे आज तक। बट वो एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब क्या है कि पूरा वर्ल्ड जो है, द होल वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी। बट सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, अपने एनर्जी, अपने यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करना इज नॉट दैट एफिशिएंट। तो उसके लिए बच्चों अभी फिजिक्स स्टडी कर रहा है। तो अभी क्या है कि यहां से फिजिक्स की स्टडी चल रही है, यहां से स्टडी चल रही है ताकि हम सोलर एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकें। आप देख रहे होगे इलेक्ट्रिक कार्स आ चुके हैं। सो ये सब धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। सो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, सोसाइटी की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, वैसे वैसे फिजिक्स डेवलप करता है। फिजिक्स डेवलप करता है तो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, टेक्नोलॉजी डेवलप करती है और इसका इन्हांसमेंट की जरूरत होती है, तो फिजिक्स का इन्हांसमेंट होता है। और जब इसका इन्हांसमेंट होगा तो टेक्नोलॉजी अपने आप डेवलप करेगी। सो ये दोनों का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सोसाइटी पे। ये सब आपस में मिले हुए हैं। सोसाइटी को नीड है तो फिजिक्स का एनहांसमेंट होगा, फिजिक्स का एनहांसमेंट होगा तो टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट होगा तो भी फिजिक्स का एनहांसमेंट होगा। बिकॉज इसको और अच्छा करना होगा तो फिजिक्स का कोई ना कोई स्ट्रीम बाहर निकल के आएगा। सो इस तरह से फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आपस में रिलेटेड है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रो डायनेमिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इस चारों फोर्स को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आपके और मेरे बीच में भी लग रहा है क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लगता है। आपके मेरे बीच में, सन और अर्थ के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, ये ढक्कन और ये मार्कर, इसके बीच में भी लग रहा है। अब मेरे से पूछोगे कि सर ये दोनों फोर्स लग रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा क्यों नहीं रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। लिखते हैं इसके बारे में पॉइंट्स। अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है gm स्मॉल m बाई आर स्क्वायर एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है बिकॉज ये फोर्स जो है वेक्टर है, इसलिए g की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये आप वापस क्यों नहीं आ रहे एक दूसरे के पास नजदीक? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो कम है बट मास बहुत कम है, और ऊपर से मास का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 10⁻⁻11 से है। मास का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 10⁻⁻11 से है, जिसके चलते फोर्स जो है बहुत कम है।
वेरी नेग्लिजिबल फोर्स है, इसके चलते ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं। समझ में आई बात? ग्रेविटेशन में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए इतना ही। सेकंड, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का क्या मतलब है बच्चों? ये अर्थ से लेके सन तक इतने डिस्टेंस तक ये लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स है। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये लगते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये लगते हैं। थर्ड, इनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम है। वैक्यूम नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। फोर्थ, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझते हैं, ये दो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें चार्ज पे लगते हैं, जैसे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। सो जैसे चार्जेस है माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस प्लस। अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स होंगे, इसमें रिपेलिंग फोर्स होंगे, इसमें रिपेलिंग फोर्स होंगे। तो जो ये फोर्स है, इट इज अट्रैक्टिव स्लैश रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। सेकेंड, ये जो फोर्स होते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। थर्ड, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। फोर्थ, इसके लिए भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, नो मीडियम। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक जस्ट हमारे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता है, बट प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते। तो ये न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर जाना चाहिए। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने से ये फट जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी खत्म होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा, बोर्ड खत्म होगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट ये होता नहीं है, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। कहां लगते हैं? ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये रिपल्सिव दे रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन को, बट प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में यहां एक अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां पे ऑलरेडी एक रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, दिस फोर्स, बट यहां प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस वन इज मोर डोमिनेंट देन दिस फोर्स। तो होता क्या है बच्चों कि ये डोमिनेंट ज्यादा होने के चलते, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने के चलते ये क्लोज में रखता है और ये स्टेबिलिटी देता है न्यूक्लियस को। सो दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। फोर्थ पॉइंट, इसका जो रेंज होता है ये शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है।
जिसका रेंज होता है अराउंड 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को पेम्टोमीटर भी बोलते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है दैट इज अराउंड 10⁻14 मीटर। सो इसका रेंज उससे भी कम है, 10⁻15 है, 10 गुना उससे कम है, जिसके चलते क्या होता है कि ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर तक ही रह पाता है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं लग पाता, जिसके चलते जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नहीं लग पाता ये फोर्स। क्यों नहीं लग पाता? बिकॉज इनका रेंज छोटा है, रेडियस से, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है उससे भी छोटा है इनका रेंज, इसलिए ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही लगते हैं। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही होता है। अब पढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दिस इज द रेयर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो बीटा डीके के समय देखे जाते हैं। बीटा डीके के समय न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इन दोनों में से कोई एक पार्टिकल निकलता है, जो माइनस बीटा डीके होगा, पॉजिटिव बीटा डीके होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो उस समय उसका इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो दैट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो सब पार्टिकल न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो interacts with other particles during beta decay of radioactive elements nucleus. This is also weaker force. weakest नहीं बोलेंगे, weakest इसलिए नहीं बोलेंगे बच्चों बिकॉज weakest फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द वीकर फोर्स। सो इसमें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। अब ये इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का एक कंपैरिजन हो जाए। रीजन बीइंग कि ये कंपैरिजन दैट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, क्या रेशियो होते हैं उनके। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड F है, if the magnitude of this force is F, then the magnitude of this force will be F into 10⁻⁻², and the magnitude of this force is F into 10⁻⁻13, and then the magnitude of this force will be F into 10⁻⁻38. So ratio क्या है? 1:10⁻², 10⁻13, 10⁻38. So this one is the weakest force and this one is the strongest force. और यहीं पे बच्चों फिजिकल वर्ल्ड का ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आप लोगों से, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो यूनिट एंड मेजरमेंट्स पे होगा। कुछ बुक्स में उसको यूनिट एंड डायमेंशन भी लिखते हैं, तो दैट्स ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे लाऊंगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी हेल्दी, बाय बाय।